So our today's topic is composition of two parallel SHMs. जो पुरानी क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे. रिमेंबर बेसिक उसके मैंने आपको समझा दिया, मैंने डायग्राम भी बनाया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, वो सब अवेलेबल आपको समझा दिया था मैंने. ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बना के स्प्रिंग कॉम्पोजिशन. अब उसका मैथमेटिकल पार्ट मैं आज करवा देता हूँ. तो सी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. इसके पुराना कहाँ मिलेगा ये सब, तो इसके पुराने लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं. अब डायरेक्ट इसको कंटिन्यू करेंगे. यार कितना ज्वाइन, स्टूडेंट शुड ज्वाइन एज सून एज द लिंक इज सेंट. सो x बार इज x1 प्लस x2 बार. तो x बार ये क्या, x क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. मैंने आपको समझाया था, एक रस्सी ऐसी उछाल रहा है और इधर से एक जन रस्सी ऐसी उछाल रहा है अप डाउन करते हुए, और जब ये दोनों रस्सी यहाँ मिल जाएंगी, है ना, इसने भी सबसे पहले रस्सी कहाँ ऊपर किया, ऊपर उछाला था, इधर वाले ने भी रस्सी ऊपर उछाला था, दोनों की रस्सी सेम टाइम पे ऊपर उछली थी, फिर दोनों की रस्सी नीचे आई, फिर दोनों की रस्सी ऊपर पहुंची, फिर दोनों की रस्सी नीचे आई, अब दोनों की रस्सी ऊपर पहुंच रही है. तो यहाँ पर जैसे ही दोनों रस्सी एक दूसरे से टकराएंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, है ना, रिजल्ट क्या होगा. तो इसकी रस्सी कितनी उछल रही थी, सपोज 2 मीटर उछल रही थी, इसकी रस्सी कितनी ऊपर उछल रही थी, 2 मीटर, नीचे कितनी उछल रही थी, -2 मीटर. तो यहाँ की रस्सी क्या होगी, इट विल बी +4 मीटर्स. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. डिस्प्लेसमेंट विल बिकम मतलब एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दोनों का +2 मिला के 4 हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ऐसा मैंने आपको समझाया था. अगर ये सेम फेज में, सेम फेज यानी दोनों ऊपर जा रहे, दोनों नीचे आ रहे, दोनों ऊपर जा रहे, दोनों नीचे आ रहे, फिर दोनों ऊपर आ रहे, तो ये साथ साथ में चल रहे हैं. और जो चीज साथ साथ में चलती है तो हम कहते हैं दो चीजें सेम फेज में. अगर दो चीजें साथ साथ में चल रही मतलब दोनों चीजें सेम फेज में है. और जब दो चीजें सेम फेज में है और दोनों यहाँ सुपरपोज हो रही है, एक दूसरे पे मिल रही है आके, तो रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेक्टर सम, दोनों का ऐड कर देंगे हम यहाँ पर फिलहाल में, तो इस डायग्राम में, है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अरे यार मेरे ख्याल से आधा घंटा तक तो स्टूडेंट को ऐड ही करते रहना पड़ेगा शायद, एडमिट. तो सी अब मैथमेटिकल पार्ट. x की जगह क्या लिखे थे हमने, x1 की a1 sin ओमेगा t प्लस phi1 इज द इनिशियल फेज, दोनों का टाइम पीरियड सेम है इसलिए दोनों का ओमेगा सेम है, प्लस और है कोई ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स. नोट डाउन वन थिंग कि एज सून एज आई सेंड द लिंक टू यू, उसके लिंक आने के 5 मिनट्स में ऐड हो जाए, ज्वाइन कर लिया करो लेक्चर. और देखो अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं. सो क्या होता है, मुझे बार बार वहां से पढ़ाते ज्वाइन करना, आपको एडमिट करने के लिए आते रहना होता है. a1 sin ओमेगा t प्लस phi1 एंड a2 sin ओमेगा t प्लस phi2. दिस इज इट. अब हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू a1. ये आपको आधा डेरिवेशन तो हमारा कल भी हो गया था, फिर से समझा रहा हूं. साइन सारंग जब लिंक भेजे तो तुरंत ज्वाइन हो जाया करो. जैसे लिंक सेंड किए तो तुरंत ज्वाइन हो जाया करो. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. चल ओके. a1 साइन a प्लस b लगाए थे हमने कल, तो दिस विल बिकम साइन a cos b प्लस cos a साइन b. ये याद दिलाने की जरूरत है क्या, कैसे किए. रोनित आता है, वेरी गुड. a2 प्लस a2 विल बी, यहां पर भी वही कहानी, साइन ओमेगा टी को a समझो और phi2 को b समझो, तो इट विल बिकम साइन a cos b यानी cos phi2 प्लस cos a यानी cos ओमेगा t sin phi2. Can you see the entire screen? Yes, very good. अब इसको ब्रैकेट्स a1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. a1 sin ओमेगा t cos phi1 प्लस फिर से a1 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, a1 cos ओमेगा t sin phi1 प्लस a2 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 sin ओमेगा t cos phi2
प्लस A2 cos ओमेगा टी साइन फाई टू। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करने वाला हूं मैं। आई वॉन्ट टू टेक आउट साइन ओमेगा टी एज कॉमन। मुझे साइन ओमेगा टी कॉमन निकालना है, तो ऐसे दो मुझे एक जैसे देखना पड़ेगा जहां मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकूं। तो सी, इस वाले में साइन ओमेगा टी है, ये वाला, और इस वाले में भी साइन ओमेगा टी है ना। मैं ये टर्म जो है ना कॉस वाला, A1 कॉस ओमेगा टी साइन, ये कॉस ओमेगा टी वाला, और कौन ज्वाइन हुआ? यश। ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी वाला यहां है, तो ये कॉस ओमेगा टी वाला और ये कॉस ओमेगा टी। मैं इनको पास में लिख देता हूं, एक आजू बाजू में। x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई वन प्लस वो देखो A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू। समझ रहे हो? साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी वाले आजू बाजू में लिख दिया। द नेक्स्ट विल बी कॉस ओमेगा टी वालों को पास में लिख देंगे। विल राइट A1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई वन प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू। नाउ ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक आउट साइन ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड कॉस ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। If we take out sin omega t common, then what do we get? X is equal to, if I take sin omega t as common, brackets में क्या बचेगा? A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2, है ना? क्या बचा? sin omega t कॉमन ले लिए तो A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2, cos cos वाले टर्म्स आ गए इसमें, और यहाँ प्लस कॉमन क्या ले लेंगे? cos ओमेगा टी। विल टेक cos ओमेगा टी एज कॉमन, cos ओमेगा टी। अब ब्रैकेट्स में क्या बचेगा? तो यहां रहेगा A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। Done? Good. Now see, अब इसमें से we are going to replace these things. इसका फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? फर्स्ट ऑसिलेशन याद है ना आपको? मैंने ऐसे दो स्प्रिंग बनाया था, ये मास लगा दिए थे, ये दूसरा स्प्रिंग था, इस पे मास लगा दिए थे, और इसका एम्पलीट्यूड अलग था ना। दिस वाज प्लस A2 माइनस A2, और ये मीन पोजीशन थी x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू प्लस A2, ये x इज इक्वल टू माइनस A2। इसका एम्पलीट्यूड लार्ज था और इसका x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ओनली x इज इक्वल टू प्लस A1 एंड नीचे x इज इक्वल टू माइनस A1। इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। डू यू अंडरस्टैंड? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम है। अब कौन ज्वाइन हुआ भाई? निदा खान। Nida, you are supposed to join the class as soon as the link is sent. Please, because I get disturbed again and again. I have to come here and admit you all one by one. So please, from tomorrow onwards, you will join as soon as the link is sent. आपका लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो सी, अब क्या होगा?
हमने इन दोनों के बीच में थ्रेड लगा दिया था, धागा लगा दिया था। अब ये ऑसिलेशंस करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ की रस्सी बहुत ऊपर नीचे ज्यादा उछलेंगी, इधर की रस्सी कम जंप लेगी, छोटी छोटी जंप लेगी, प्लस ए माइनस ए प्लस ए वन माइनस ए वन, ये लंबा लंबा जंप होगा, प्लस ए टू माइनस ए टू। तो दोनों के मिलने से ये जो बीच में जो रस्सी जब दोनों की टकराएंगी तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो लेट अस सपोज उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा आर, कैपिटल आर। मीनिंग समझ रहे हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका, आर होगा। बात समझ रहे, जैसे इधर की रस्सी ऐसी उछली है, ऐसी उछली है, ऐसी, इधर वाली रस्सी सेम फेस में समझो, ऐसी उछली, इधर का एम्पलीट्यूड तो बड़ा बताना पड़ेगा, जगह भी तो नहीं है पास, ऐसी 1 2, और इधर की रस्सी ये 1 ये 2 ये ऐसी है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम। अब ये दोनों रस्सियां यहाँ मिल रही है, टकरा गई, ऊपर जाना चाहती थी, टकराई। तो जब ये टकराएंगे यहाँ पर आके, सिंगल पीस थी रस्सी है, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना होगा इस एरिया का, जहां वो दोनों रस्सी टकराएंगी, तो वहां का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे बताएंगे हम। सो वी विल शो दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट बाय आर। वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे बताएंगे, आर से। फर्स्ट वाले ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, a1, सेकंड वाले का कितना है मैग्नीट्यूड, a2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बताएंगे हम, r से बताएंगे, ठीक है। इसका फेज कितना है इनिशियल, φ1, इसका फेज कितना है, φ2, है ना। इसका फेज हमने इनिशियल फेज φ1 बताया, इसका इनिशियल फेज φ2। φ1 φ2 का मीनिंग समझता है क्या, इसने कहां से चालू किया, समझो इसने मीन पोजीशन से ऑसिलेशन चालू किया, इसने एक्सट्रीम से चालू किया, एक्सट्रीम से चालू किया, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना रहेगा, इसका फाई कितना रहेगा, φ1 0। अगर इसने मीन से चालू किया तो φ1 0, इसने एक्सट्रीम से चालू किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो φ 90 डिग्री रहेगा, π/2 रेडियन रहेगा। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, फेज का डिफरेंस 90 डिग्री का रहेगा, 9 φ2 φ1 90 डिग्री रहेगा, तो फेज डिफरेंस दोनों में रहेगा। हाँ, अगर दोनों मीन पोजीशन से एक साथ ऊपर नीचे एक साथ उछल रहे दोनों, तो हम बोलेंगे इनमें फेज डिफरेंस 0 है। इनिशियल फेज अगर ये मीन से चालू होता है और ये भी मीन से चालू होता है, दोनों मीन से चालू होते हैं, तो दोनों का, इसका भी φ1 0 और φ2 भी 0 रहेगा, φ1 एंड φ2 दोनों 0 रहेंगे, तो इनिशियल फेज दोनों का सेम रहेगा। तो जो भी होगा, रिजल्टेंट जो वेव बनेगी यहाँ पर रस्सी पे, जो वेव बन रही है ना, लहर बन रही है ऐसी अप डाउन वाली, तो उसका रिजल्टेंट फेज किससे बताएंगे हम, तो डेल से बताएंगे। चलो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैथ्स की तरफ आते हैं। x इज इक्वल टू, अब यहां लिखेंगे लेट r cos डेल, ये जो ना a1 cos φ1 प्लस a2 cos φ2 इज इक्वल टू r cos डेल। सपोज कर रहे हैं हम, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एक वाली वेव का a1, इसका कितना है a2, दोनों मिलके कितना एम्पलीट्यूड बन रहा है, r बन रहा है, ठीक है। अब वो r इन दोनों का मिला के प्लस होके बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग को उनका फेज कैसा है। एक ऊपर उछल रही, एक नीचे उल्टी उछल रही, तो कैंसिल करेंगे वो दोनों साथ साथ में ऊपर नीचे उछल रहे तो ऐड हो सकते हैं। तो a1 एक का एम्पलीट्यूड एक, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है, तो दोनों के मिलने से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, r। एक का फेज कितना है, φ1 इनिशियल फेज, एक का इनिशियल फेज φ2 है, दोनों के मिलने से रिजल्टेंट फेज कितना ले रहे हैं हम, डेल, इसलिए ये इसका मिला के हमने r cos डेल लिखा। और यहां देखो साइन वाले के ब्रैकेट्स में क्या है, a1 sin φ1 प्लस a2 sin φ2। तो a1 और a2 को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे बता रहे हैं, r से, ठीक है। φ1 और φ2 क्या है, दोनों के इनिशियल फेजेस है, तो उनका रिजल्टेंट फेज हम क्या बता रहे हैं, डेल, है ना। जो नई न्यू वेव बनेगी उसका इनिशियल फेज, रिजल्टेंट फेज डेल। तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या है, sin ओमेगा टी, और ये a1 cos φ1 प्लस a2 cos φ2 की जगह मैं क्या रख रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू पुट r cos डेल। क्या रख दिया मैंने, r cos डेल, हमने सपोज किया है r cos डेल, और वैसे भी वही होता है, प्लस यहां पर क्या होगा, cos ओमेगा टी, a1 sin φ1 प्लस a2 sin φ2, उसकी जगह क्या रखेंगे, a1 sin φ1 प्लस a2 sin φ2 की जगह r sin डेल। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, r इज कॉमन, यहां क्या बचा, sin ओमेगा टी cos डेल प्लस
cos ओमेगा टी sin डेल, ऐसा बचा x इज इक्वल टू आर इंटू, अब देखो क्या बन गया ये फॉर्मूला, दिखने में क्या दिख रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि दिस इज sin A, दिस इज cos B प्लस cos A sin B, और इसका क्या होता है तो हम देख चुके हैं, sin A cos B प्लस cos A sin B का क्या होता है, sin A प्लस B, sin A प्लस B होता है, यहां लिखेंगे sin A प्लस B, A यानी ओमेगा टी प्लस B यानी डेल, ऐसा, यानी जब ये, और ये एक्सप्रेशन काय का है, ये ऑसिलेशंस का है, यानी जब ये दो रस्सी के उछलने से बीच में जो रस्सी जॉइंट, जहां ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ की रस्सी उछल रही, इधर की रस्सी उछल रही है, और बीच में जब दोनों रस्सियों की उछलती हुई रस्सियों की टक्कर होंगी तो वो बीच की भी रस्सी क्या करेंगी, ऑसिलेशंस करेंगी, बीच की रस्सी भी ऑसिलेशंस करेंगी, और कितने एम्पलीट्यूड से, आर, उसका एम्पलीट्यूड आर, समझ रहे, ये कम ऑसिलेशन कर रही थी, 2 मीटर उछल रही है, इधर की रस्सी 3 मीटर उछल रही है, और जब ये दोनों मिलेंगे बीच में तो बीच की रस्सी क्या करेंगी, मान लो 5 ये 2 मीटर उछल रही है, ये 3 मीटर उछल रही है, एम्पलीट्यूड 3 मीटर मैग्नीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, सेम फेज में आ रहा है समझो, और ये दोनों मिलकर तो यहाँ की रस्सी क्या करेंगे, 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, 5 5 5 5 5 चलेगी, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, यानी जब दो रस्सी उछलती हुई, दो रस्सी आपस में मिलती है तो उसके मिलने से जो बीच में होती है वहां की भी रस्सी उछलती है, वो भी ऑसिलेशंस करती है, क्योंकि ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन का है, ऑसिलेशन का है, और बीच की जो रस्सी उछलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, आर रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड आर रहेगा, ठीक है, और उसका इनिशियल फेज कितना रहेगा, डेल रहेगा, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, सेम रहेगा, जितना ये रस्सी 1 सेकंड में ऑसिलेशन कर रही थी, जितना ये जितना एक ऑसिलेशन को इसको जितना टाइम लग रहा था, मान लो उसको भी इतना टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम पीरियड हमने सेम लिया है, क्योंकि दोनों में ओमेगा सेम लिया ना हमने, तो इसका टाइम पीरियड भी सेम था, इसका भी टाइम पीरियड उतना ही था, और दोनों मिलके जो तीसरी वेव बनी वो भी एक एक ऑसिलेशन उतने ही समय में करेंगी, है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना था 2, तो ये क्या कर रही थी +2 -2 +2 -2 होने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा था, मान लो इसको लग रहा था 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन करती थी, और ये 3 मीटर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये भी ऑसिलेशन कितनी देर में कर रही है, इसको कितना बोला मैंने, 2 सेकंड बोला ना, तो ये भी 2 सेकंड में ऑसिलेशन कर रही है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता, सर ये तो 2 मीटर ऑसिलेशन कर रही, सिर्फ यहीं के, है ना, इसका ऑसिलेशन तो वहीं के वहीं हो रहा है, 2 मीटर +2 -2, इसका ऑसिलेशन +3 -3 +3 -3 हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसको टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए सर, इसका एक ऑसिलेशन तो लेट होना चाहिए, है ना, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि इसका ऑसिलेशन 3 मीटर ऊपर उछल रहा, 3 मीटर नीचे उछल रहा, ये वाला स्प्रिंग, तो आप बोलोगे कि सर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा लगना चाहिए इसको एक ऑसिलेशन करने के लिए, और इसको टाइम कम लगना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं, टाइम पीरियड का स्प्रिंग वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, T = 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और यहाँ 2π ओमेगा का मतलब क्या होता है, √k/m, यानी हम लिख सकते हैं 2π√m/k, तो काय पर डिपेंड करता है, मास कितना लगा है उस पे, दोनों में हमने मास सेम लगा दिया समझो, और k पर भी डिपेंड करता है, या अब हमारी मर्जी मास अगर डिफरेंट लगाए होंगे तो एक अलग बात है, तो सी, फिर सिंपल पेंडुलम में भी हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें एम्पलीट्यूड पर डिपेंड, चलो ठीक है, जान दो, दोनों का टाइम पीरियड कैसा है, सेम है, तो बीच की जो वेव रहेगी, यहाँ की रस्सी जो उछलेगी +5 -5 +5 -5, तो उसका भी टाइम पीरियड सेम रहेगा, ओमेगा सेम है, तो यहां तक किसी को कुछ समझा, मैथमेटिकल पार्ट, देखो ये सब तो कोई समझाते भी नहीं है ज्यादा, कॉलेजेस वगैरह में ये पार्ट तो ना तो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है, ना ही कॉलेज के लेक्चरर्स वगैरह समझाते हैं, बस जो भी कुछ करवाते हैं ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि मैथमेटिकल पार्ट करवाते हैं, और एग्जाम में भी हमको क्या करना है, मैथमेटिकल पार्ट करना है, ना ये डायग्राम आपसे कोई पूछेगा कभी, ना कॉलेज में इसका कोई एग्जाम में काम आएगा, आपको ये मैथमेटिकल स्टेप समझ के मुझे ये बताओ, तो दो रस्सियों के उछलने से, दोनों वेव्स के मिलने से एक नई वेव बन गई, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड r है, अब वो r ज्यादा भी रह सकता है और कम भी रह सकता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, r की वैल्यू कितनी रहेगी, उसके लिए अब सॉल्व करते हैं हम, ठीक है,
आर की वैल्यू कितनी रहेगी वो फाइंड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आर की वैल्यू कैसे फाइंड करना उसके लिए सॉल्व करते हैं अपन। डन, वेरी गुड। सी, मैं ये जो साइन वाला है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। सो हम क्या लिखेंगे अब यहां, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ये किस लिए कर रहे हैं हम ये सब लोचा? टू फाइंड आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी रहती है, ये हम कैसे पता करेंगे, है ना। एक रस्सी प्लस टू माइनस टू चल रही थी, दूसरी रस्सी प्लस 3 माइनस 3 जंप ले रही थी एम्पलीट्यूड उसका, तो दोनों मिला के जहां जहां रस्सियां दोनों टकराएंगी बीच में वेव्स, तो कितना एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला ला रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं, आर साइन डेल, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन डेल की जगह क्या लिखा है, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, ये लिखा है, ठीक है। मैं इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर डेल हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड एडिंग, अब एडिंग करना है, सेकंड वाले को ऐड कर देते उसमें, तो ये आर कॉस डेल, है ना। मैंने इसको पहले राइट हैंड साइड में लिखा था, अब इसको लेफ्ट में लिख रहा हूं ताकि अच्छा दिखे, ये ऐसा लिखिए आर कॉस डेल, ठीक है। और इधर में क्या रहेगा, तो प्लस कॉस a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी है और इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। तो देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, और ये पूरे को ऐड स्क्वायर कर दिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, ये पूरे को होल स्क्वायर मार दिए, तो स्क्वायरिंग भी होगी दोनों की और एडिंग भी होगी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग होगी। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो गया, तो यहां देखो कॉमन क्या निकलता है, आर स्क्वायर, ब्रैकेट्स में क्या बच रहा, साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, यहां आप ध्यान से समझना, लोचा होने वाला है, लोचा होने वाला है, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab, a यानी क्या है, a1 sin phi 1 इंटू a2 sin phi 2, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2। अब कौन है, ये ज्वाइन होने का टाइम है क्या, रेहान साहब, अरे बाप रे, तो बहुत बरसों बाद आए। हाँ ठीक है, रेहान क्लास जो है डेली क्लास का टाइम 10 to 11 रहता है, 10 to 11, तो आप डेली सेम टाइम ज्वाइन किया करो 10 to 11 में। आपका ये बहुत लंबे समय बाद फर्स्ट क्लास है, दैट्स व्हाई शायद आपको टाइम मालूम नहीं था होगा। तो सी a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ये कर दिए, a प्लस b होल स्क्वायर कर दिया, हमने इसका सॉल्व किए, और ये भी हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, अब वो सेकंड वाले के लिए भी वही कहानी करना है, तो उसका मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि हमारे कैमरा में वो सब नहीं आ पाएगा वरना, तो उसको नीचे लिखता हूँ मैं, कहीं ये डिवाइड ना समझ जाओ आप इसको, फिर ये लाइन के कारण प्लस, अरे यार इसको लेफ्ट में खींचना चाहिए था मैंने, तो एक ही लाइन में आ जाता था। 1 मिनट, प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए। सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर, ब्रैकेट्स में होगा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 साइन phi 1 इंटू a2 साइन phi 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2, ये हो गया
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब उसके लिए ए स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर cos phi 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a1 cos phi 1 इंटू a2 cos phi 2 प्लस अभी b स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर cos phi 2 का स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर phi 2। बोलो समझा क्या? समजलं का सांगा आता, लवकर सांगा। सगळ्यांना समजलं? व्हेरी गुड, हो ठीक है। अब यहां देखो, ये तो बचपन का आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था? 1, तो आज भी 1 ही होता है, तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल 1 होगा। ये यहाँ बताने की जरूरत है कि यहाँ हमने क्या लगाया करके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला। और साइड में लिख देता हूं कि एक जगह हमने ये भी फॉर्मूला लगाया था, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये भी फॉर्मूला हमने मैथ्स का यूज किया है, ठीक है, दो ये फॉर्मूले दो यूज हुए हमारे। तो सी अब यहां पर क्या करेंगे हम, ध्यान से समझो, बहुत मजेदार है ये डेरिवेशन एग्जाम में थोड़ा सा भी ध्यान भटका के काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना मालूम है, ये जैसा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल को 1 लाए है, मुझे इधर भी ऐसे ही कुछ जुगाड़ करना है, मुझे इधर भी ना a1 स्क्वायर लाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, आई कैन डू वन थिंग, मैं ये जो a1 स्क्वायर साइन phi 1 है, इसको अगर मैं a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 से ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा मालूम है, a1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 और a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 को प्लस कर लूं तो a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और साइन स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 मिला के 1 हो जाएगा। क्या हो रहा, नहीं हो रहा? प्रथम, व्हाट हैपेंड? Lina is saying blur, Tasmia blur, but Aina saying no. Saleh, yes sir, blur. प्रथम नहीं हो रहा blur, check your network. सृष्टि clear, ओके चलो क्लियर है बोलते ना। तो सी अब मैं इनको पास में लिखता हूं, आई विल राइट a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस वो ग्रीन वाला दूसरा a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस दो ग्रीन बॉक्सेस को एक साथ ला लिया मैंने, अब दो ब्लू बॉक्सेस को साथ में a2 वाले को a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, सॉरी क्या किया मैंने, phi 2, हाँ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस अब क्या बचा है, व्हाट इज लेफ्ट, तो ये बचा है, इधर में क्या है 2a1 sin phi 1 a2 sin phi 2 और इधर 2a1 cos phi 1 इंटू a2 cos phi 2, उनको लिख देंगे जो बचा है। तो दिस विल बी 2 इंटू a1 sin phi 1 इंटू a2 sin phi 2 मल्टीप्लाइड नहीं प्लस 2 टाइम्स a1 cos phi 1 इंटू a2 cos phi 2। एक बार घर में अच्छे से सॉल्व करके देखना, ये मेरा पढ़ाना हुए बाद do practice it at home, so you should develop confidence on solving it as fast as possible। now see you can write r square is equal to, इन दोनों में से देखो इनकी जोड़ी बना दिया मैंने, गुरु और भोले की, ये नोबिता और शिजुका की जोड़ी, और ये इधर पब्लिक है। तो सी हियर आई कैन राइट a1 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1
समझ गए? a1 स्क्वायर कॉमन निकल गया दोनों में से, साइन स्क्वायर फाइ 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 1। जानबूझ के ये टर्म्स इसलिए पास में लिखा था, मुझे इसको 1 करना था, हटाना था ये सब। प्लस अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, a2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर फाइ 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 2, ये प्लस अब ध्यान से समझो इसमें से कॉमन क्या निकाल रहा है। ये 2, ये क्या है? 2 इंटू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू, लिख दो ऐसा, 2 इंटू a1 साइन फाइ 1 इंटू a2 साइन फाइ 2। तो मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं 2a1 और a2, 2 निकाला, a1 निकाला और a2 निकाला, तो ब्रैकेट्स में यहां क्या बचा? यहां बचा साइन फाइ 1 इंटू साइन फाइ 2 प्लस यहां का भी 2 बाहर है, निकल गया, a1 और a2 भी बाहर निकल गए, तो यहां क्या बचा? cos फाइ 1 इंटू cos फाइ 2, है ना? अगर आपके घर में प्रेत आत्मा का साया है तो घर के सामने ये दीवार पे चिपका देना, प्रेत आत्मा भी घबरा के भाग जाएंगे, बोलेंगे बाप रे क्या डेरिवेशंस रहते खतरनाक, है ना? तो चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं मिटा देता हूं, ऊपर का मिटा देता हूं मैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, डन, गुड। सी नीचे की यहां लिख लो, इसके आगे का आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? यहाँ फाइ 1 क्या है? थीटा थीटा का काम कर रहा है, समझो। तो साइन स्क्वायर फाइ 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिखूं क्या? लिख दे तो आपके समझाने के लिए, प्लस a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइ 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 2 1 हो जाएगा। मैथ्स का फॉर्मूला मालूम है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, फाइ 1 फाइ 2 डेल डेल जो भी हो, ये हो गया, प्लस 2a1 इंटू a2। अब कहानी देखो, वहां पर क्या लिखा है? साइन फाइ 1 इंटू साइन फाइ 2 प्लस कॉस फाइ 1 इंटू कॉस फाइ 2, उसकी जगह मैं लिख रहा हूं कॉस फाइ 1 माइनस फाइ 2। और उसके बाजू में मैं आपको याद दिला दूं कि हमने फॉर्मूला यूज किया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन a साइन b, दिखेगा? हमने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया यहां पर? तो हमने लगाया cos a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b प्लस cos a cos b। ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है, और ये फॉर्मूला कहां पढ़ोगे आप? मैथ्स में पढ़ोगे। क्या आपके मैथ्स के सिलेबस में है ये? बिल्कुल है, मैथ्स में बहुत बार आएगा आपको ये फॉर्मूला, और घबराओ मत, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला फिर से आएगा। जब हम लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस का, उसमें ये फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, cos a माइनस बी। तो अब क्या हो गया? रिजल्ट क्या होगा? सांप तो नहीं सुन गए ना आप लोग को? घबरा तो नहीं गए? ये क्या सर फॉर्मूले और ये साइन कॉस टैन। सो a1 स्क्वायर इंटू 1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1 a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ 1 माइनस फाइ 2। हम मान के चलते कि फाइ 1 ग्रेटर है, फाइ 2 स्मॉलर है, और वैसे भी cos बड़ा वैल्यू माइनस छोटा करो, cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। तो ये फाइ 1 ग्रेटर हो या फाइ 2 ग्रेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू दोनों की माइनस में आई है प्लस में, cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस cos फाइ 1 माइनस फाइ 2। डन।
ऐसी बात है, आपको लगती है मजाक। So r is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो रस्सी उछलते उछलते आएंगी ऐसी, ये दो रस्सी नहीं, एक ही रस्सी है, दो तरफ से उछाल दी उसको, और जब दोनों रस्सी एक दूसरे से टकराएंगी तो रिजल्टेंट यहाँ कितना उछलेंगी या नहीं उछलेंगी, उसका जंप कितना रहेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है ये देखना पड़ेगा, ये a1 वाले का वैल्यू कितना है और ये a2 वाले का वैल्यू कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा उछल रहा था या कितना कम उछल रहा था या सेम उछल रहा था, वो देखना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड दोनों का स्क्वायर्स का सम होगा, फिर 2 टाइम्स a1 a2 की वैल्यू लेंगे, a1 हमको मालूम रहेगा एम्पलीट्यूड इसका कितना है, a2 वाले का, a1 वाले का मालूम रहेगा कॉस। और इसने कहां से चालू किया था? फर्स्ट वाले ने, स्प्रिंग ने, याद है फर्स्ट स्प्रिंग जीरो से ऑसिलेशन चालू किया था उसने, इनिशियल फेज उसका 0 था या 90 था, और phi 2 सेकंड स्प्रिंग ने ऑसिलेशंस कहां से चालू किया था? मीन पोजीशन से किया था या एक्सट्रीम से किया था? एक्सट्रीम किया होगा पॉजिटिव तो phi 90 डिग्री रहेगा उसका और π/2 रेडियन रहेगा, मीन से चालू किया तो उसका phi 0 रहेगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता क्या क्या आपको याद आ रहा है कि 11th स्टैंडर्ड होती थी, पिछले साल आप 11th स्टैंडर्ड में थे, मालूम है आपको? और उस समय हमने वेक्टर्स का एक पढ़े थे कॉन्सेप्ट, और उसमें भी पता है रिजल्टेंट वेक्टर लाते थे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो पता है r की वैल्यू क्या लिखते थे? फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसा लिखते थे। और क्या लिखते थे मालूम है? अगर ये एक वेक्टर p बार है, अगर ये एक वेक्टर q बार है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसा है? तो हम पैरेललोग्राम बनाते थे ऐसा, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बनाते थे r बार, है ना, ऐसा। और रिजल्टेंट वेक्टर कितना लंबा रहेगा, लेंथ कितनी रहेगी उसकी, तो हम बोलते थे p की लेंथ का स्क्वायर प्लस q की लेंथ का स्क्वायर प्लस 2p की लेंथ q की लेंथ इनटू cos थीटा। p और p बार और q बार में कितना थीटा है उनका रूट कर देते थे, तो उससे हमको r मालूम पड़ता था रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये भी तो एक टाइप से वैसे ही ना, p स्क्वायर जैसा एक वेक्टर एम्पलीट्यूड a1 है, ये q स्क्वायर की जगह a2 स्क्वायर है, ये 2pq है तो 2a1 a2 है, cos थीटा ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर हमको दोनों का फेज का, इनिशियल फेज का माइनस करना है। क्या मिलता? अब ये हमको कहाँ काम में आएगा? तो लाइट वेव्स में काम में आएगा। जब हम थॉमस का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, खड्डा रहेगा तो एक खड्डे में 2 गड्ढे रहेंगे, यहाँ से लाइट वेव्स ऐसी आएंगी यहाँ पर स्क्रीन पर, और यहाँ से लाइट वेव्स ऐसी आएंगी स्क्रीन पर, तो दोनों लाइट वेव्स यहाँ आएंगी। तो अब यहाँ उजाला आएगा या अंधेरा आएगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों कैसे मिलते हैं, है ना, दोनों का। ये लाइट वेव आ रही है, ये लाइट वेव्स आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, ये लाइट, आपको मालूम है लाइट ऐसा बताते हैं, लाइट वेव्स ऐसी बताते हैं, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ऐसा चलता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल क्रिकेट प्लेयर वाला नहीं वो अलग था। तो ये a1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a2 है, तो दोनों मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? और रिमेंबर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा रहेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाते हैं। ये सब चीजें डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। साउंड वेव्स में भी ऐसा ही होगा, साउंड वेव्स में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये फॉर्मूला हम कौन से चैप्टर में यूज करेंगे? r की वैल्यू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में लाइट वेव्स के लिए यूज करेंगे। दो लाइट वेव्स एक दूसरे में मिक्स होती है, जैसे यहाँ दो रस्सी थी ना, रस्सी के दो किनारे की वेव्स एक दूसरे में मिक्स हुई, तो हम ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर क्या होंगी? तो दो लाइट वेव्स इंटरफियर होंगी। फिर हम स्टेशनरी वेव्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टेशनरी वेव्स में दो साउंड वेव्स मिक्स होंगी, दो साउंड वेव्स होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उधर से भी एक जन बात कर रहा है और इधर से भी एक जन बात कर रहा है और दोनों की आवाज एक दूसरे में मिक्स हो रही है और तीसरे पर्सन को कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे हम, क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। क्या दो लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं, है ना, एक जन के पास जाओ तो जोर की आवाज आ रही है, दूसरे के पास जाओ तो जोर की आवाज आ रही है, और बीच में जाकर देखो कुछ भी आवाज नहीं आ रही, तो दोनों के साउंड वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही। कुछ कंडीशंस होती है उसमें ऐसा पॉसिबल है।
और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की आवाज मिलके टोटल आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है, होता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे। इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स, दो साउंड वेव्स एक दूसरे में इंटरफियर होती है, दखल देती है, मिक्स होती है, तो क्या होता है, और दो लाइट वेव्स एक दूसरे में मिक्स होती है तो क्या होता है, तो दो लाइट वेव्स एक दूसरे में मिक्स होकर रिजल्टेंट टोटल ब्राइटनेस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दो साउंड वेव्स एक दूसरे में मिलने से आवाज टोटल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, phi1 phi2 कितना है और एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी, लाइट का ब्राइटनेस, अगर आपके घर में जीरो बल्ब है, जीरो लाइट है, तो उससे जो लाइट निकल रहा उसका एम्पलीट्यूड कम रहता, रिमेंबर। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, ब्राइटनेस कम है, तो उससे जो लाइट वेव्स निकल रही है बल्ब में से उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। और अगर आपके घर में ज्यादा पावर, ज्यादा वाट का बल्ब है, ज्यादा वाट का बल्ब है, हाँ वाट में तो फिलामेंट आजकल नहीं दिखाते, और ज्यादा वाट का बल्ब है समझो, और उससे ब्राइट लाइट आ रहा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा लाइट की, तो इंटेंसिटी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा रहता है ना। ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी लाइट वेव्स हमेशा कैसी चलती है, सांप की तरह चलती है लाइट वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स होती है लाइट, ये आप 10th में और 11th में पढ़ चुके हो। तो लाइट ऐसा चलता है, तो लाइट वेव्स जब चलती है तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा है, तो समझ जाओ उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा, लाइट ऐसा जंप के उछल रहा है बहुत बड़ा। और अगर लाइट का इंटेंसिटी कम है, जीरो लाइट है, सोते समय आपने जीरो लैंप चालू कर दिए, तो उससे जो लाइट वेव्स आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कम है। अब क्या होगा, एक जगह ब्राइट लाइट चालू, एक जगह जीरो लाइट चालू, दोनों की वेव्स एक दूसरे में मिक्स होंगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वगैरह वगैरह, वो सब हम ये फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। तो कुछ समझ में आया? एक और चीज बाकी है छोटी सी अगर आप इजाजत दे तो वो और पढ़ा दूं, लेकिन मेरे ख्याल से आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका तो दिमाग हिल गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बोलने लायक है, लेकिन नहीं बोलेंगे। डेल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? चलो 5 मिनट और पढ़ा देता हूं मैं आपको। थक गए? हाँ ठीक है, ओके ऑलराइट। तो जीवन लाल टंडेल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। जीवन लाल टंडेल, तिरंगा मूवी देखा था मैंने, नाना पाटेकर की, उसमें एक विलन होता है जीवन लाल टंडेल, वैसे इसमें भी टंडेल आएगा। वैसे वो डेरिवेशन जो 5 मिनट्स का बचा है, ओनली 5 मिनट्स का बचा है, मैं तो सोचता हूँ कि 5 मिनट में पढ़ा देता हूँ जल्दी से आपको, 2-4 स्टेप्स लिखता हूँ, देखो हाँ 2-4 मिनट्स पढ़ा देता हूँ, जबरदस्ती पढ़ा देता हूँ, आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे तो भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच गया ओनली वो। थोड़े से के लिए क्यों न्यू लेक्चर में वो करना। तो सी हमने क्या लिखा था, R1 साइन डेल, R1 साइन डेल की जगह क्या लिखा था हमने, A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2, और सॉरी R1 नहीं R लिखे थे, और R cos डेल इज इक्वल टू क्या लिखे थे, A1 cos phi1 यहां क्या लिखे थे, A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। मेरे भी पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे, सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं। ये देखो, इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने और इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या हो जाएगा, R sin डेल अपॉन R cos डेल इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, A1 sin phi1, फास्ट में लिख रहा हूं, आप भी थक गए मैं भी थक गया हूं, अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। ये देखो R डिवाइड हो गया, साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या हो गया, tan डेल। tan डेल, जब भी मैं ये tan डेल पढ़ाता हूं मुझे वही याद आती, तिरंगा मूवी में एक विलन है, विलन होता है, उसका नाम रहता है जीवन लाल टंडेल, तो ये tan डेल, और tan डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। हमको फाइंड करना है डेल, रिजल्टेंट वेव का फेज पता करना है हमको इनिशियल, तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स में आपको समझा चुका हूं, 11th भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2
अपॉन a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. Done. The last nail in the coffin. So that was our lecture, today's lecture. ठीक है, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज. थोड़ा देर दिमाग को शांत कर लो, अच्छा खाओ पियो और फिर बाद में रिवाइज कर लेना शाम में. बाय बाय.